हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट जो एमसीसी राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, सीट अलॉट हुआ राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में अपग्रेड हुआ या फिर राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, तो ऐसे कंडीशन में आप राउंड 3 में कैसे जा सकते हैं, क्या इसका अपग्रेडेशन रूल हो सकता है। साथ में वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था और राउंड 2 में अपग्रेड हुआ, तो उनको किस तरीके से फॉर्मेलिटी को फुलफिल करना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन के बारे में बताऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन कितने परसेंटाइल कट ऑफ डाउन जा सकता है। इसके बाद एमसीसी राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव जाएंगे या फिर नेगेटिव जा सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर राउंड 3 या फिर कंपेयर टू सेकेंड राउंड। इसके साथ साथ आफ्टर कट ऑफ रिवीजन काउंसलिंग प्रोसीजर किस तरीके से हो सकती है। मैं इसके बाद बताऊंगा कि जो कट ऑफ रिवीजन के बाद स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनका क्या एक्सपेक्टेड स्टेट को टारगेट करना चाहिए, क्या बजट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चाहे तो वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एमसीसी की तरफ से एक नोटिस आया है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें सीट अलॉट हुआ है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में अपग्रेड हुआ या फिर राउंड 1 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, तो थर्ड राउंड के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले बता दूं उन स्टूडेंट के लिए जिनको राउंड 1 में सीट मिला था और राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो चुका है, ऐसे कंडीशन में आप राउंड 3 में जा सकते हैं। इसके लिए आपको राउंड 1 का जो रूल है वो राउंड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि राउंड 2 का रूल आपको फॉलो होगा। यहाँ पे आपको फॉरफिट करा के सिक्योरिटी अमाउंट को फ्रेश सिक्योरिटी पे करके राउंड 3 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी राउंड 3 में अगर जाना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट करके राउंड 2 के सीट और फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप राउंड 3 में जा सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला था और राउंड 2 में अपग्रेड हो गया, तो भी आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं। इसके लिए भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फिर से आपको पे करना होगा थर्ड राउंड के लिए। ओवरऑल अगर बात किया जाए जिनको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में सीट मिल चुका है, तो आपको राउंड 3 में जाने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से पे करना होगा। यहाँ पे ये बात हुई। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, जो स्टूडेंट सीटों को रिपोर्ट कर चुके थे और राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो गया, तो आपको रीलिविंग सर्टिफिकेट, रीलिविंग लेटर आपको कॉलेज से इशू होगा, जो कि एमसीसी के पोर्टल से इशू होता है, जो कि सिर्फ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से इसे डाउनलोड कर सकता है। और वो रिलीविंग लेटर आपको उस कॉलेज को देना होगा जिस कॉलेज में आपको राउंड 1 में सीट मिली थी या फिर जिस हॉस्पिटल में आपको राउंड 1 में सीट मिला था और राउंड 2 में जो अपग्रेड हुआ और उस अपग्रेडेड सीट पे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला था उस कॉलेज में या फिर उस इंस्टीट्यूट्स में या फिर उस हॉस्पिटल में जाकर आपको रीलिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। अगर ये रीलिविंग सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप मोड में कर सकते हैं। अभी सभी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं एमसीसी की साइट पे, जिनको सीट अलॉट हो चुका है, फ्रेश या फिर अपग्रेड हो चुका है, तो आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। इसी बीच मैं बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो राउंड 2 में अगर सीट अलॉट होता है और उस सीट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप फर्दर राउंड स्टेट के फर्दर राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। सिर्फ आप ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिल चुका था और राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन में आपको रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस 2 दिन बाद तक आप अपना जो जो अलॉटेड कॉलेज है जिसको आपने रिपोर्ट कर रखा था राउंड 1 का, उसे आप चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं, उसे आप सीट को छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर छोड़ते हैं तो इसका कोई अभी डेट आया नहीं है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल चुका है और राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, तो रिजल्ट के 2 दिन बाद तक आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन और साथ में एमसीसी थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं लगातार वीडियो में बताते आया हूँ कि राउंड 1 के कंपेयर में राउंड 2 हमेशा पॉजिटिव जाती है, 1-2 ब्रांच को छोड़ के। कुछ ब्रांच होते हैं जो नेगेटिव होता है या फिर सिमिलर हो जाता है, कुछ ब्रांच होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव, 99% ब्रांचेज होते हैं वो पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ ही जाती है। तो राउंड 1 में जो शिफ्ट गया है
उससे ज़्यादा पॉजिटिव राउंड 2 गया और राउंड 2 से ज़्यादा पॉजिटिव आपको राउंड 3 जाएगा और राउंड 3 से ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपको राउंड 4 में जा सकता है, यानी कि स्टे वैकेंसी में जा सकता है। डिपेंड करता है ब्रांच पे, डिपेंड करता है ब्रांच पे। कुछ ब्रांच में आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा, कुछ में ऑन एवरेज, कुछ ब्रांचेज में आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नज़र नहीं आएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन। इसके बाद हम आफ्टर कट ऑफ रिवीजन काउंसलिंग कौन कौन से स्टेट को करना होगा ब्रांच के अकॉर्डिंग। देखते हैं यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को, EWS को देखते हैं और OBC SC ST सभी को। अगर 50 परसेंटाइल, अभी जो कट ऑफ है वो 50 परसेंटाइल है, यानी कि जनरल EWS के लिए 291 और कैटेगरी वाले के लिए 40 परसेंटाइल है, OBC SC ST के लिए जो कि 257 मार्क्स है। लेकिन अगर कट ऑफ यदि 25 परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जिस तरीके से कट ऑफ जनरल EWS के लिए 25% कट ऑफ डाउन हुआ था, और यदि 25% कट ऑफ डाउन अगर होता है तो एक्सपेक्टेड आपका जो स्कोर हो सकता है, क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है वो 208 हो सकता है जनरल EWS के लिए। वहीं कैटेगरी OBC SC ST के लिए जो कट ऑफ रिवाइज हुआ था लास्ट ईयर वो 15 परसेंटाइल हुआ था। यदि कैटेगरी के लिए अगर 15 परसेंटाइल कट ऑफ रिवाइज होता है तो 171 आफ्टर कट ऑफ रिवीजन OBC SC ST के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है। यदि 20 परसेंटाइल अगर कट ऑफ डाउन होता है तो कैटेगरी वाले OBC SC ST के लिए 190 मार्क्स हो सकता है क्वालिफाइंग, अगर यदि जनरल EWS के लिए अगर 20 परसेंटाइल अगर कट ऑफ डाउन होता है तो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो 225 के नियर अबाउट आपको हो सकता है। लेकिन 20 परसेंटाइल अगर OBC SC ST के लिए अगर डाउन होता है तो इनका स्कोर जो हो सकता है वो 171 से नीचे जा सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग स्कोर जो है इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा, 170 से एबव ही रह सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये फाइनल है। जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर 25% कट ऑफ डाउन हुआ था जनरल के लिए, तो इस साल भी अगर 25 परसेंटाइल कट ऑफ डाउन होता है तो 208 हो सकता है क्वालिफाइंग स्कोर। अगर 20 परसेंटाइल अगर कट ऑफ डाउन होता है तो 225 आपका क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कट ऑफ रिवीजन 100% होगा। हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया राउंड 2 के रिपोर्टिंग के बाद कट ऑफ रिवाइज हो, या फिर हो सकता है कि स्टेट के रिजल्ट आने से पहले आपको कट ऑफ रिवाइज हो सकता है। बेसिकली जो कट ऑफ रिवीजन होता है ऑल इंडिया के राउंड 2 के रिपोर्टिंग के बाद ही पहले हुआ करता था और ऑल इंडिया के राउंड 2 के रिजल्ट के बाद होता था। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ऑल इंडिया के राउंड 1 के चॉइस फिलिंग के बाद ही आपका कट ऑफ रिवाइज हो चुका था। अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विदिन 10 डेज के अंदर आपको कट ऑफ रिवीजन आ जाना चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग के जस्ट बाद आपका ऑल इंडिया के रिपोर्टिंग के जस्ट बाद आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो ये स्टेट के राउंड 2 काउंसलिंग के बाद आपका 100% कट ऑफ रिवाइज हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं होना है, 100% कट ऑफ रिवाइज होगा। जो मैंने आपको 25 परसेंटाइल बताया, 208 मार्क्स जनरल EWS के लिए, और यदि 20 परसेंटाइल अगर कट ऑफ डाउन जाता है, अगर 225 का अगर नियर अबाउट स्कोर है तो आप लोग वेट कर सकते हैं। अपना जो फंड है उसे अरेंज करके रखें ताकि जैसे ही कट ऑफ डाउन जाएगा तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसे कंडीशन में आपको स्कोर वर्सेस अगर बजट की बात किया जाए या मार्क्स वर्सेस फी की बात किया जाए तो इसके लिए आपको जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को मल्टीपल स्टेट के ऑप्शन लेके चलना होगा। ऐसे में आपको कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को टारगेट करके चलना होगा, हिमाचल प्रदेश टारगेट करके चलना होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी टारगेट करके चलना होगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ आप NRI कोटे को भी टारगेट कर सकते हैं, राजस्थान, बिहार टारगेट कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल NRI से टारगेट कर सकते हैं, कर्नाटका NRI से टारगेट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। कई ऑप्शन आपके पास हैं। महाराष्ट्र NRI कोटे से टारगेट करके चल सकते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, डिपेंड करेगा कि आपके बजट, आपके डिमांडिंग ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप लोअर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो इसके
लिए आपको एनआरआई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एनआरआई के थ्रू जा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां एनआरआई कोटे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ब्लड रिलेशन के सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आपको स्पॉन्सर है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि कुछ कुछ ब्रांच होते हैं, जैसे सर्जरी होता है, एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्रिक जैसे ब्रांचेज में, पैथोलॉजी जैसे ब्रांचेज में काफ़ी हाई नेगोशिएशन चलती है, ऑर्थो जैसे ब्रांच में भी काफ़ी हाई नेगोशिएशन चलती है। डिपेंड करता है कि ये किस राउंड में नेगोशिएटेड पैकेज में आपको सीट दी जा रही है। ऐसा महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं होता है, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेज में होता है, लेकिन खास करके कर्नाटका और राजस्थान, वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। और नॉन क्लिनिकल ब्रांच जैसे पैथोलॉजी और एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच आपको उत्तर प्रदेश में भी नेगोशिएटेड पैकेज पे दी जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह होगी कौन से कॉलेज में नेगोशिएटेड पैकेज पे सीटें अवेलेबल हो रही है। यदि आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है कि आपको 50% कम बजट पे 50% के डिस्काउंट पे आपको सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर आप इस तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।